स्टूडेंट, स्वागत है आपका तिवारी मैथ क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 12वीं क्लास में जो अध्याय है 10 उसका विविध। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं अन्य क्वेश्चनों से उनको हम कर लेते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन है उसके लिए हिंट के लिए हम मोबाइल की स्क्रीन पर ही आपको पढ़ा देंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये जो विविध प्रश्नावली है ये पढ़ने के लिए आपको पहले प्रश्नावली 10.1, 2 और 3 और 4 10.1, 2, 3, 4 आपको पहले पढ़नी होंगी, तब जा कर के आपकी ये समझ में आएगा स्टूडेंट। ठीक है ना। तो जिन्होंने नहीं पढ़ी हैं वो जा कर के पहले वो वीडियो पढ़ लें इसी चैनल पर जा कर के, और उसके बाद में ये सब पढ़ें। ठीक है ना। तो जो थोड़े क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं या थोड़े से अलग क्वेश्चन हैं उनको मैंने यहाँ हल किया है ना। और उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे उनको हम मोबाइल स्क्रीन पर बता देंगे। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि एक्स वाई तल में सभी मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। एक्स वाई तल जो हम त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो एक्स वाई जेड अक्ष होती हैं वह किसी भाग को 3 तलों में विभाजित करती हैं। एक होता है एक्स वाई तल, एक होता है एक्स जेड तल, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ ऐसा करके ये तल हो गया, एक तल तुम्हारा ये हो गया है और एक तल तुम्हारा जेड, यानी कि वाई जेड तल ये हो जाएगा। क्लियर। इस तरह का होता है। अब वो कहता है कि इसके अंदर वो सभी मात्रक सदिश ज्ञात करिए। तो इसके अंदर सभी सदिश ज्ञात करिए जो मात्रक सदिश हैं। ठीक है ना, यानी कि जिनका परिमाण कैसा है, एक है। अगर केवल हमसे कहता कि एक्स वाई तल में कोई मात्रक सदिश ज्ञात करिए तो हम एक अज्ञात कर देते, लेकिन कहा है कि सभी, और सभी के लिए हम ऐसी संख्या ढूंढ में जहाँ पर आप कुछ मान रखते जाएं और सभी सदिश तुम्हें प्राप्त होते जाएं। तो हम मान लेते हैं कि माना एक्स वाई तल में वह सदिश या अभीष्ट सदिश क्या है, हमने मान लिया ए बराबर एक्स आई प्लस वाई जेड। अब क्योंकि एक्स वाई तल में है ना तो एक्स का मान रहेगा, वाई का रहेगा, जेड का तो रहेगा ही नहीं, है ना। एक्स वाई तल में एक्स रहेगा और वाई रहेगा केवल। अब जेड क्यों नहीं रहेगा उसका एक कारण ये भी है, जैसे मान लीजिए कि कोई सदिश हो, अगर वह एक्स वाई तल पे है, एक्स वाई तल मान लीजिए जैसे ये जो आप कॉपी का पन्ना देख रहे हैं, ये मान लीजिए वाई तल वाई अक्ष है और ये मान लीजिए एक्स अक्ष है। इसी पर जो जेड अक्ष है वो इस तरह से है, जैसे मेरा पेन खड़ा हुआ। तो जो सदिश है वो कहाँ पे है, एक्स वाई तल पर, यानी कि इस पेज पर है। इस पेज पर है तो वह सदिश इसके साथ में कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। किसके साथ में स्टूडेंट, जेड अक्ष के साथ में। अब जेड के साथ में 90 का बनाएगा तो इसका मतलब कॉस 90 दिक्कसान होता है ना, तो कॉस 90 का मान कितना होता है स्टूडेंट, 0। तो 0 के आ जाएगा, कोई मतलब नहीं उसका। इसलिए ध्यान रखिए एक्स वाई तल में अगर कोई सदिश है तो वह इस रूप का होगा। वाई जेड में है तो वाई और जेड आएगा, जेड एक्स तल में है तो एक्स और जेड आ जाएगा। क्लियर। चलिए, तो वो कहता है कि यह सदिश कैसा है, मात्रक सदिश है। अब मात्रक सदिश है इसका मतलब ये है कि इसका परिमाण क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, है ना। हमें एक्स और वाई के ऐसे मान ज्ञात करने हैं ताकि इसका परिमाण क्या रहे, एक रहे। इसका मतलब हमें क्या चाहिए कि वर्गमूल में एक्स की घात, यानी कि इसका परिमाण एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर 1। कुल मिलाकर के क्या चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 हमें चाहिए। अब ये कैसे मिलेगा, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ सदिश बिंदु मान लिया ए, जिसके निर्देशांक क्या हैं, एक्स कोमा वाई। अच्छा, एक्स कोमा वाई है तो निश्चित ही इसकी एक्स अक्ष से ये जो दूरी है वो कितनी है, एक्स। मैं इधर कह दूँ ये भी यहाँ से कितनी है, एक्स, और ये जो लंबाई है वो कितनी है, वाई। तो वो कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 यदि हो, इसका मतलब मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ जो ये विकर्ण का काम करेगा, यहाँ मैं मान लेता हूँ थीटा है, ये क्या काम कर रहा है, विकर्ण का काम कर रहा है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये विकर्ण,
और जो विकर्ण है, अगर हमें एक्स और वाई ऐसे चाहिए जिनका मान क्या कर दे, यहाँ 1 हो जाए, तो अगर पाइथागोरस प्रमेय का हिसाब लगाएं तो लंब का वर्ग प्लस लंब का वर्ग आधार का वर्ग है कितने के बराबर हो जाए, कर्ण के बराबर, यानी कि 1 के बराबर हो जाए। क्योंकि ये लंबाई कितनी रहेगी, 1, ये y हो गया और ये x हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से x का और y का मान ज्ञात करना है ना। तो x ये रहा, और किसकी सहायता से याद करेंगे, इसकी सहायता से याद करेंगे, ओ ए की सहायता से। अच्छा, नाम देता हूँ, यहाँ ओ है और यहाँ पे मान लीजिए बी है ना। तो मुझे किसका मान याद करना है स्टूडेंट, इसे x का याद करना है। तो मैं क्या करूँगा, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में बात करूँगा, ओ बी बटे ओ ए। देखो जरा कि ओ बी बटे ओ ए बराबर ओ, इस कोण के लिए ये आधार है और ये कर्ण है, ठीक है ना। ये क्या है, आधार, और ये क्या है, कर्ण। तो आधार बटे कर्ण कितना होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से ओ बी कितना है, ओ बी है एक्स, एक्स बटे कर्ण कितना है, 1 बराबर कॉस थीटा। इसका मतलब हमें x बराबर मिल जाएगा कॉस थीटा, और y बराबर स्टूडेंट हमें मिल जाएगा ऐसे ही y बराबर साइन थीटा। अगर यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। तो x का मान क्या आ गया, कॉस थीटा, और y का मान क्या आ गया, साइन थीटा। इसलिए जो अभीष्ट सदिश है आता है, यहाँ लिख देता हूँ, आता है मात्रक सदिश, मात्रक सदिश a बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पर कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा आई कैप प्लस वाई का मान साइन थीटा जे कैप। तो ये स्टूडेंट थोड़ा सा अपना कॉपी में फेयर कॉपी में ढंग से लिख लीजिएगा तो ज़्यादा सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, देखो इसमें भी एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 अंश का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश याद करिए। जैसे ये हो गया तुम्हारा y, ये हो गया x, है ना, तो ये हो गया तुम्हारा z। तो वो कहता है कि x अक्ष की धन दिशा, ये जो x अक्ष है इसकी धन दिशा इनकी इधर, ये जो कोई सदिश होगा वह क्या कर रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। और यहाँ पर कितने का बना रहा है, थीटा का। तो सेम ही तो हो गया। तो इसका मतलब क्या कर दूँ, मैं यहाँ पर कह दूँगा कि भाई माना एक्स वाई तल में सदिश ए बराबर एक्स आई वाई जे, है ना, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये सब मिल जाएगा। थीटा क्या रहेगा, 30 डिग्री, थीटा क्या रहेगा, 30 डिग्री। तो ये सेम सारी चीज़ें यहाँ तक चलती रहेंगी, और लास्ट में क्या आ जाएगा कि ए बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस 30 आई कैप प्लस साइन थीटा इनकी साइन 30 जे कैप। तो आपको ये प्रोसीजर पूरा करना होगा, उसके बाद ये चला दीजिए, है ना। चाहे आप सीधे सीधे क्या करिए कि यहाँ थीटा ना रख करके सीधा 30 ही रख दीजिए, सेम रहेगा। तो होगा क्या कि कॉस 30 का मान कितना है, कॉस 30 का मान हो जाएगा स्टूडेंट √3/2 आई कैप प्लस साइन 30 का मान 1/2 जे कैप। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन में छोड़ दिए हैं ना, उसकी बात हम करेंगे मोबाइल स्क्रीन पर, है ना, क्योंकि पहले हमने वो करा लिए हैं जो थोड़ा अलग क्वेश्चन है। जो छोड़ दिए हैं वो लगभग हमने वही क्वेश्चन छोड़े हैं जो पहले हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, मतलब उसके आधार पर क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं पहले, वो मैंने छोड़े हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है कि यदि a बराबर b प्लस c, तब क्या यह सत्य है कि परिमाण a बराबर परिमाण b प्लस परिमाण c, क्या यह सही है। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहली बात तो ये आप समझिए, ये क्या है, दो सदिशों का योग और किसी सदिश के बराबर है। इसका मतलब यह जो सदिश हमने प्राप्त किया है, ये सदिश हमारे पास में है, वह इन दोनों के विस्थापन के बराबर है। इसका मतलब जैसे अगर हम कह दें ये b हो गया है और ये हो गया तुम्हारा c, तो ये जो a है वो ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है ना। तो a बराबर b प्लस c हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि b प्लस c का परिणामी कौन है, a। अच्छा, अब वो क्या है आगे, वो कहता है कि परिमाण a बराबर परिमाण b प्लस परिमाण c। अच्छा, परिमाण a का मतलब क्या है, किसी संख्या, किसी सदिश का परिमाण मतलब उसकी लंबाई है, उसकी दूरी।
यानी कि परिमाण ए का मतलब है कि सदिश ए की लंबाई, ए की लंबाई। इसका मतलब मैं कह दूं कि किसी त्रिभुज की भुजा है ना, किसी त्रिभुज की क्या है, भुजा। जैसे अगर हम यहाँ की बात कर लें तो इसका यदि सदिश ए है, इसका मैं परिमाण ज्ञात करूँ, इसका परिमाण ज्ञात करने से क्या मिलेगा, इस लंबाई की भुजा मुझे प्राप्त होगी, है ना, इस भुजा की लंबाई मुझे प्राप्त हो जाएगी। ऐसे अगर परिमाण बी ज्ञात करूँगा तो ये लंबाई ज्ञात हो जाएगी, परिमाण सी करूँगा तो मुझे ये लंबाई ज्ञात हो जाएगी। अब बात आती है कि परिमाण ए, बी और परिमाण सी ये सब क्या हैं, ये भी किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है, किसी त्रिभुज की भुजा, किसी त्रिभुज की भुजा है। अब एक बात सोचिए जरा, ये कहना चाहता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर होता है, जबकि ऐसा तो नहीं है। अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगा तो फिर तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं है। तो लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक रहता है, हमेशा अधिक रहता है। तो बराबर तो कभी होगा नहीं, बराबर नहीं, ठीक है ना। अतः दिया गया कथन कैसा है, असत्य है। दिया गया कथन असत्य है। अगर किसी को प्रैक्टिकल रूप से समझना हो तो वो ऐसे समझ ले। यहाँ समझा देता हूँ, ये चौथे क्वेश्चन का है, इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। देख लीजिए क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में तीन बिंदु त्रिभुज है कोई, ऐसे करके हैं ए बी सी, इसी रूप का था ये भी, है ना। तो देखिए जरा, क्या ये लंबाई और ये लंबाई का योग इसके बराबर होगा? सिंपल भाषा में समझ लीजिए, कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक जाए, फिर यहाँ से यहाँ तक जाए, एक रास्ता तो उसका ये है और एक सीधा रास्ता चला जाए, तो दूरी क्या ये इन दोनों के बराबर आएगी? नहीं आएगी, इन दोनों का योग ज़्यादा रहेगा। ठीक ऐसे ही अगर मान लीजिए आप इस लंबाई से और इस लंबाई से जा रहे हैं, कहाँ? यहाँ से कोई व्यक्ति जाता है ऐसे, पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, और एक व्यक्ति है वो सीधा चला जाएगा, तो क्या दोनों ने बराबर दूरी तय की है? नहीं, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा रहेगा। अगर ये बराबर रहे, बराबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि जो बिंदु सी है ना, इसको यहाँ पर आना पड़ेगा, तभी इनका योग या इसका और इसका योग इस पूरी भुजा के बराबर हो पाएगा। क्लियर? तो वो केवल संरेख के लिए होता है, ठीक है ना। हटाइए। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पांचवा, बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। कहता है कि दर्शाइए कि OX, OY और OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक्भुजाएं ये हैं। इसका मतलब कहना चाहता है कि जैसे मान लीजिए ये तुम्हारे पास में तीन अक्ष हैं, X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष, ठीक है, X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष। अब वो कहता है कि कोई सदिश है, सदिश कौन सा कैसा है? इन तीनों अक्षों के साथ में बराबर झुका हुआ है। ये मान लीजिए यहाँ पे O है और यहाँ कोई हमने बिंदु मान लिया है P, और बिंदु P क्या है कि इन सभी अक्षों के साथ में बराबर झुका हुआ है। मैंने मान लिया कि माना सदिश OP, वो क्या है? OP मैंने मान लिया है, माना सदिश OP है अक्षों, कौन कौन सी अक्षों? OX, OY तथा OZ के साथ अल्फा, अच्छा बराबर झुका हुआ है, तो सबके साथ मैंने क्या मान लिया कि अल्फा कोण बनाता है। अक्षों के साथ बराबर झुकी हुई सदिश की दिक्भुजाएं, हमें दिक्भुजाएं ज्ञात करनी है ना, कोण बनाता है। क्लियर?
उसने कहा कि बराबर झुका हुआ है सबके साथ में, तो मैंने मान लिया कि इसके साथ भी अल्फा कोण बना रहा है, वाई के साथ भी अल्फा कोण बना रहा है, और इस पूरे जेड के साथ में क्या बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। बराबर झुका हुआ है ना तीनों के साथ में, तो ये हो गया। अब हमें क्या बताना है कि इसकी दिक् कोज्जाएँ क्या हैं, ये वाली संख्या हैं। दिक् कोज्जाएँ आप जान रहे हैं ना, एल, एम और एन, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि जब ये अल्फा कोण बना रहा है, इसका मतलब ओ पी वेक्टर बराबर, ध्यान दीजिए, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। अब ये सभी अल्फा हैं तो सब बराबर बराबर आ जाएंगे, सब क्या जाएंगे, अल्फा अल्फा आ जाएंगे, है ना। जानिए कि अगर तुम्हारे पास में दिक् कोसाइन है, दिक् कोसाइन मैंने तुम्हें बताया था ना एक बार कि जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास में कोई सदिश हो ए, ये A1i प्लस A2j प्लस A3k, इस रूप में कोई सदिश हो, तो ये जानिए ये जो A1, A2, A3 है ना, ये इस सदिश के लिए क्या कहलाएंगे, घटक भी कहलाएंगे, अदिश घटक भी कहलाएंगे, ठीक है। और यही दिक् अनुपात भी कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, दिक् अनुपात। और यही दिक् कोसाइन भी कहलाएंगे। दिक् कोसाइन होने के लिए पर एक शर्त रहेगी, क्या शर्त रहेगी, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, यानी कि तीनों का वर्ग का योग 1 के बराबर होना चाहिए। अगर इन तीनों के वर्ग का योग 1 नहीं है तो ये दिक् कोसाइन नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर इनको आप दिक् अनुपात कह सकते हैं, और इन्हीं को आप घटक भी कह सकते हैं, इन्हीं को आई जे के गुणांक भी कह सकते हैं। क्लियर। एक बच्चे ने पूछा था कि एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, परंतु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 नहीं होता है। तो ये बात जानिए, इसमें मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब वो कहना चाहता है कि जो दिक् कोसाइन होते हैं, दिक् कोसाइन मतलब कॉस के रूप में जो होते हैं, कॉस के एंगल के रूप में जो होते हैं, वह एल, एम और एन के रूप में हम दर्शाते हैं, ठीक है ना। और उनके वर्ग का योग हमेशा 1 रहेगा। ये हम बात सिद्ध भी करा देंगे तुम्हारे लिए 11.1 में। लेकिन आप ये समझिए, जब उनके वर्गों का योग 1 नहीं होता है तो वो ए बी सी कहलाते हैं। ये होते हैं दिक् अनुपात और ये होते हैं दिक् कोसाइन। ये ए बी सी किससे व्यक्त करेंगे, दिक् अनुपात को। एल एम एन क्या करेंगे, दिक् कोसाइन को। एल एम एन का मतलब क्या है, एल का मतलब है कॉस अल्फा, यानी कि किसी सदिश के द्वारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए बराबर एल आई एम जी और एन के कर दें, तो एल बराबर कॉस अल्फा का मतलब है कि सदिश ए द्वारा आई घटक के साथ, यानी कि एक्स अक्ष के साथ में अल्फा कोण बनाया है। एल किसको बताएगा, एक्स अक्ष के साथ में कोण है। कोसाइन क्या है, एम बराबर क्या है, वाई अक्ष के साथ में कोण बीटा, ठीक है। और एन बराबर कॉस गामा ये होता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और एक बार फिर तुम्हें बता दिया है ना। तो ये क्या है, दिक् कोसाइन है। इनके वर्ग का योग हमेशा 1 रहता है, ठीक है ना। क्यों रहता है वो हम 11.1 में भी समझ लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब कभी वर्गों का योग 1 ना हो तो वो क्या कहलाता है, दिक् अनुपात कहलाता है। दिक् कोसाइन की परिभाषा एक बार बहुत शांति समझ लीजिए कि दिक् कोसाइन किसे कहते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ किसी सदिश द्वारा बनाए गए क्रमशः कोणों के दिक् कोसाइन को दिक् कोसाइन कहते हैं। कोसाइन मतलब कॉस लेने को, कॉस लेना मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब जो राशियां इन दिक् कोसाइन के समानुपाती होती हैं, इनकी कितनी राशियों का अनुपात इनके साथ कैसा हो, बराबर हो, तो वह कहलाती हैं दिक् अनुपात, ठीक है ना। तो ये क्या है, ए बी सी कैसी भी राशियाँ हो सकती हैं, इनका मान 1 रहे ना रहे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एल एम एन का मान 1 रहेगा। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन का मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। इनके वर्गों का योग 1 होना चाहिए अगर ये दिक् कोसाइन है तब, ठीक है ना। तो जो सदिश बनता है वो A1, A2, A3 या एल एम एन या ए बी सी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने वही रूप लगा दिया है कि एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। अब एल बराबर भी क्या है, कॉस अल्फा है, क्योंकि अल्फा कोण बना हुआ है। लिख देता हूँ
ये लाइन थोड़ा बाद में लिख दूँ, चलो मैं ये लाइन बाद में लिख देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाते हैं ये लाइन लिखने के लिए, आपको समझ देते हैं कि यहाँ हमें मिलेगा L बराबर कॉस अल्फ़ा, M बराबर भी कॉस अल्फ़ा और N बराबर भी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तीनों अक्षों के साथ में बराबर बराबर कोण बना हुआ है। तो जो OP घटक होगा तुम्हारा वो बन जाएगा तुम्हारा कॉस अल्फ़ा आई और कॉस बी अल्फ़ा जे और प्लस कॉस अल्फ़ा के। अच्छा, हालांकि उसने मुझे पूछा क्या है, पूछा तो केवल दिक् कोसाइन है, दिक् कोसाइन मतलब L, M और N पूछे हैं। तो हम ये जानते हैं क्योंकि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर ये 1 होता है तो L का मान कितना है, कॉस अल्फ़ा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, ऐसे ही कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये तीनों जोड़ दिए और बराबर कितना, 1। ये कितना हो गया, 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1/3। तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा बराबर प्लस माइनस के 1/√3। ये क्या है, कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा किसके बराबर था, L, M और N। अतः यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, L बराबर प्लस माइनस के 1/√3, M बराबर क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस के 1/√3 और N बराबर क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस के 1/√3। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, दिक् कोसाइन है, दिक् कोसाइन, दिक् कोज्या भी कह देते हैं और दिक् कोसाइन भी। कोसाइन अंग्रेजी में कहते हैं और कोज्या इसको हिंदी में कह देते हैं। ठीक है ना। चलिए, 5वां क्वेश्चन हो गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 1-2 बार और पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत आता है पेपर में। इसके बाद और सब क्वेश्चन सेम चलेंगे, लेकिन यहाँ चलते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है देखिए कहता है कि मान लीजिए कि A बराबर ये है, B बराबर ये है, C बराबर ये है। ठीक है, तो एक ऐसा सदिश D ज्ञात कीजिए जो A और B दोनों पर लंब है। हमें क्या ज्ञात करना है, D ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, जो A और B दोनों पर लंब है तथा C डॉट D बराबर कितना है, 15 है। अच्छा, इसका मतलब आप समझिए कि A और B दोनों पर लंब है। कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे एक सदिश A क्रॉस B की, बताया था, और बता रहे थे कि ये n वेक्टर के बराबर होता है। यानी कि अगर आप A और B का सदिश गुणा करोगे तो जो सदिश तुम्हें प्राप्त होगा वह A और B के लंबवत प्राप्त होगा। क्लियर। इसका मतलब मैं पहले A क्रॉस B निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, या मैं कह देता हूँ A क्रॉस B क्या है, A और B के लंबवत सदिश, A और B के लंबवत सदिश। तो क्या आ जाएगा, A क्रॉस B तो आप जान ही रहे हैं कि I J K। ये ध्यान रखिए, बहुत से बच्चे इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि I क्रॉस B में I J के सामने का आएगा कि A डॉट B में आएगा। तो इसका आप बार बार थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए, है ना। तो A क्रॉस B कहते हैं। अब पहले कौन है, A है, तो 1 4 2 यानी कि A के घटक 1 4 2। इधर B के घटक कौन है, 3 -2 और 7। ठीक है ना, इसका मान ज्ञात कर लीजिए कितना हो जाएगा। तो ये I घटक 4 7 28 प्लस 2 दूनी 4 माइनस J इधर 7 माइनस 3 दूनी 6 प्लस K और इधर माइनस के 2 और माइनस के 4 दिया 12। इसे करिए 28 और 4 32 I कैप, 7 में 6 गए तो 1, तो माइनस के J कैप और माइनस के 14 K कैप। ये क्या गया स्टूडेंट हमारे पास में, A क्रॉस B। तो वो कह रहा है यहाँ, ये हमने क्या ज्ञात किया, A और B के लंबवत सदिश ज्ञात कर लिया। वो कह रहा है कि जो सदिश D है ना वह A और B के लंबवत है, A और B के लंबवत। ये भी क्या है, A और B के लंबवत है, और ये भी क्या है, D A और B के लंबवत है। इसका मतलब जो D है वह इसके बराबर है। बराबर मतलब इसके समांतर कह रहे हैं। D बराबर लैम्डा
ए क्रॉस बी। अब ये लेमड़ा कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, कहाँ है लेमड़ा? तो आप बात समझिए क्या है इसके अंदर की बात। ये समझिए, जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास में ये कोई सदस्य है ए है और ये कोई सदस्य है बी। अब इनकी दिशाएं आपस में, इसके बीच का कोण कैसा है ये मुझे नहीं मालूम है, कोई भी हो सकता है, पर आपको फोकस किस पे करना है कि एक ऐसा सदस्य जो ए और बी के लंबवत है। तो बहुत ध्यान से समझिए स्टूडेंट कि जैसे मानिए मेरे पास में ये कैप है, ये जो बी है और जो ए है वो कागज पर बने हुए हैं, है ना, इनकी समतल ऐसे बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ है। अब जो ये जो मेरा कैप है पेन वाला, ये पेन है वो दोनों के लंबवत है। बताओ ए और बी दोनों के लंबवत है कि नहीं, सही है ना। अब इसी कैप को मैं उठा करके और यहाँ रख देता हूँ, यहाँ, तब भी क्या है, दोनों के लंबवत रहेगा। यहाँ रख दें तब भी लंबवत रहेगा, यहाँ रख दें तब भी लंबवत रहेगा, सही है ना। ये क्या है, लंबवत है, ये सब क्या है, लंबवत है, ठीक है ना, कहीं भी रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए और बी के लंबवत केवल एक सदस्य नहीं है, बहुत सारे सदस्य हैं। उनमें से एक सदस्य कौन है, डी बी है। कौन है, डी। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो ए और बी के लंबवत है वह इसके भी लंबवत है, डी के भी लंबवत है ना, नहीं डी के समांतर होगा। जो ए और बी के लंबवत है वह डी के समांतर होगा। बात समझ रहे हैं ना। ए और बी के लंबवत मतलब ऐसे पेन खड़ा किया, कैप खड़ा किया, ए और बी हो गया। और मान लीजिए तुम्हारा डी यहाँ है, इस जगह पर डी है, तो इसका मतलब क्या है कि डी और ये जो ये ए और बी का लंब है वो कैसा है, समांतर होगा। और समांतर मतलब डी ए बराबर लेमड़ा बी का रूप काम करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो डी है तुम्हारा बराबर हो जाएगा लेमड़ा ए क्रॉस बी का मान कितना आया है, 32i माइनस जे माइनस 14k। अब लेमड़ा फंसा हुआ है एकदम से, कैसे कि लेमड़ा का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसने शर्त रखी है दूसरी कि परंतु सी डॉट डी बराबर किसके है, 15 के। सी और डी का डॉट होना 15 के बराबर है। तो हम लिख लेते हैं परंतु सी डॉट डी बराबर 15। सी जान रहे हैं, सी हमारे पास दिया हुआ है पहले से ही, कितना है ये वाला 2i माइनस जे, 2i माइनस जे प्लस 4k, ठीक है ना, डॉट। और ये डी, डी कितना है, लेमड़ा इधर 32i माइनस जे और माइनस के 14k। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वह 15 के बराबर है। इसे थोड़ा सा हल कर लीजिए, कैसे कि आई वालों को गुणा, जे वालों को गुणा। अब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, क्रॉस में तो सारणिक आता है, डॉट में सारणिक नहीं आता है, सीधे करते हैं। तो ये लेमड़ा तो क्या है, अचर राशि है, इसको रखते हैं बाहर। इसके अलावा जो बचा हुआ गुणा करिए, देखो क्या है, 2 गुणा 32 मतलब 64, माइनस 1 गुणा माइनस 1, माइनस 1 गुणा माइनस 1 कितना हो गया, प्लस 1। इधर प्लस का 4 और माइनस के 14, तो माइनस के 56 बराबर किसके, 15 के। इसे हल करिए तो लेमड़ा 65 माइनस 56 बराबर 15। तो लेमड़ा बराबर हो जाएगा 15/56 में से 65 में से 56 गए तो कितने बचे, 9/9, ठीक है। अच्छा तो ये 3 से कट रहे हैं, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, तो लेमड़ा का मान कितना आ गया, 5/3। क्या पूछा गया है, लेमड़ा पूछा गया है, कुछ और पूछा गया है, डी पूछा गया है, लेमड़ा तो नहीं पूछा गया। तो जो डी का मान होगा तुम्हारा, डी बराबर यहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर कह दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, तो हो जाएगा कितना, 5/3। और ये तुम्हारा कितना है, 32i माइनस जे और माइनस के 14k। क्लियर, ये तुम्हारा हो गया आंसर। अब देखिए 13वां क्वेश्चन। ये मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं या फिर प्रश्नावली से थोड़ा सा अलग में सोचना पड़ रहा है। वो कहता है कि ये सदिश का इन सदिशों और के योगफल की दिशा में मात्र सदिश के साथ
अदिश गुणनफल 1 के बराबर है तो लैम्ब्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट हम इसको थोड़ा सा आसान भाषा में पढ़ने के लिए क्या कर लेते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का एक अलग कोष्ठक बना लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो ये कहता है कि इस सदिश का है अदिश गुणनफल 1 के बराबर है। इसका अदिश गुणा किसके साथ? इन दो सदिशों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ। यानी कि अब मैं इनके नाम दे देता हूँ पहले, हैं सॉल्यूशन नाम दे दिया मैंने। मान लिया कि ये a बराबर है i प्लस जे प्लस के, और मैंने ये मान लिया कि ये b है, कितना है 2i प्लस 4j माइनस के 5k, ठीक है। और एक मैंने c मान लिया, कहता है कि लैम्ब्डा i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है ना। अब वो कहना चाह रहा है कि इसका गुणा किसके साथ? इन दोनों के योगफल के दिशा में मात्रक सदिश के साथ। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। b प्लस सी यदि ज्ञात करोगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस लैम्ब्डा i 4 और 2 6j माइनस 5 और प्लस के 3 तो माइनस के 2k। ये क्या गया? इन दोनों का योगफल। कहता है कि इन दोनों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश। अब इसकी दिशा में मात्रक सदिश याद करना है, यानी कि अगर मैं इसका नाम देता हूँ, मान लीजिए b प्लस सी का मैंने नाम दे दिया है d, ठीक है ना, थोड़ा सॉल्व करने के लिए। तो मुझे क्या करना है, d की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना होगा। मात्रक सदिश बराबर, हम तो पढ़े ही हैं पहले, जिसका मात्रक सदिश ज्ञात करना हो मतलब उसे डी कैप कह सकते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, डी वेक्टर बटे डी वेक्टर का परिमाण, ठीक है ना। तो बराबर डी वेक्टर कितना है 2 प्लस लैम्ब्डा i, 2 प्लस लैम्ब्डा i प्लस 6j, ये मैंने मान लिया है d, है ना, नाम दे दिया b प्लस सी का नाम पूरा ये दे दिया d, 6j माइनस के 2k बटे, अब इसका d का परिमाण, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि i के घटक का, यही देख लेते हैं, ये है ना d, इसमें i के घटक का वर्ग यानी कि 2 प्लस लैम्ब्डा का वर्ग प्लस 6 का वर्ग 36 प्लस माइनस 2 का वर्ग 4, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, d की दिशा में मात्रक सदिश कोण ये। अब कहता है कि ये हो गया मात्रक सदिश। कहता है कि इस मात्रक सदिश के साथ में अदिश गुणा किसका, a का, यानी कि पहले वाले का, है ना। तो इसके साथ में अदिश गुणा का मतलब हो गया कि मुझे दिया हुआ है a के साथ में अदिश गुणा किसका, d का। d कौन है, b और c की दिशा में इकाई सदिश, यानी कि ये कैप में आएगा, है ना, सदिश नहीं है मात्रक सदिश है, मतलब d कैप के साथ में आएगा, ठीक है। तो बराबर कितना दिया है, गुणनफल 1 के बराबर है, तो हमें लैम्ब्डा का मान ज्ञात करना है, ये सब दिया है। तो a का मान कितना है, a है i प्लस जे प्लस के, i प्लस जे प्लस के, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में 2 प्लस लैम्ब्डा i प्लस 6j माइनस 2k, और सब के बटे में क्या है, वर्गमूल में, इसे मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, यही कि यहीं 2 का वर्ग 4 प्लस लैम्ब्डा स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है ना। तो 4 प्लस लैम्ब्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्ब्डा यहाँ तक का हो गया, प्लस 36 और 4 40, 36 और 4 40, और बराबर किसके दिया है, 1 के। देखिए ये a है, ये डॉट, ये पूरा d है, बराबर 1 के, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसमें क्या है कि i वालों गुणा करिए, j वालों गुणा करिए, और k वालों गुणा करिए। तो 1 का गुणा करेंगे इससे तो 2 प्लस लैम्ब्डा, ठीक है। 1 का गुणा करेंगे 6 से तो प्लस 6, इधर 1 का गुणा करेंगे माइनस 2 से तो माइनस के 2, इधर जो ये संख्या बची है इसको हटा देते हैं, इधर पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है ना। तो 1 का गुणा हो जाएगा तो यही संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगा, लैम्ब्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्ब्डा
और प्लस के 40 और 4 44। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट तुम्हारा 2 प्लस लैम्बडा, यानी 2 से ये 2 कट ही जाना है, तो लैम्बडा प्लस 6 बराबर वर्गमूल में लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 44। ठीक है, वर्गमूल हटाने के लिए क्या कर दें, वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा स्टूडेंट के लैम्बडा प्लस 6 का होल स्क्वायर, यानी कि लैम्बडा स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग 36 प्लस 6 दूनी 12 लैम्बडा। इधर बराबर में कौन है, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 44। ठीक है ना, तो लैम्बडा स्क्वायर से लैम्बडा स्क्वायर कट जाएंगे। इधर 12 लैम्बडा माइनस 4 लैम्बडा बराबर 44 और माइनस के 36, कितना हो जाएगा 8 लैम्बडा बराबर, ये कितना बचेगा देखो ज़रा, 8 बचेगा, तो 8, तो लैम्बडा बराबर कितना हो जाएगा 8/8 मतलब 1, तो लैम्बडा बराबर 1। ठीक है ना, तो थोड़ा सा और इसको दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा क्या है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन कहता है कि यदि ये है, यदि ए बी सी समान परमाणु वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं तो दर्शाइए कि सदिश ए प्लस बी प्लस सी सदिशों ए बी और सी के साथ में बराबर झुका हुआ है। हमें दिखाना है कि इन सब का कोण कैसा है, बराबर किसके साथ में, ए प्लस बी प्लस सी। देखो ए प्लस बी प्लस सी एक सदिश है, ठीक है, और ए अलग सदिश है, बी अलग है और सी अलग है। ठीक है ना, उसने ये भी कहा है कि समान परिमाण के हैं और परस्पर लंबवत हैं। इसका मतलब समान परिमाण का मतलब क्या है कि परिमाण ए, परिमाण बी है और परिमाण सी तीनों कैसे हैं, बराबर हैं। मान लेते हैं कोई लैम्बडा के बराबर हों। ठीक है, दूसरा कहता है समान परिमाण के साथ साथ परस्पर लंबवत भी हैं, यानी कि ए लंबवत है बी के तो ए डॉट बी बराबर 0, अगर लंबवत है तो ए डॉट बी बराबर 0, ये शर्त होती है। दूसरा बी लंबवत है सी के, यानी कि बी डॉट सी बराबर 0। इधर सी लंबवत है ए के, यानी कि ये तीनों क्या है कि एक दूसरे के लंबवत हैं, तीनों का एक दूसरे के साथ में अदिश गुणा यानी डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 के बराबर, ये हमें दिया गया है। अब वो कहता है कि आप सिद्ध करिए कि यह वाला सदिश इन तीनों सदस्यों के साथ में बराबर झुका हुआ है। झुका हुआ मतलब कोण हमें याद करना है, इन सदस्यों के बीच का कोण याद करना है। ठीक है ना, तो मैं पहले याद कर रहा हूँ सदिश ए और इसके साथ में कोण, सदिश ए प्लस बी प्लस सी और ए के बीच कोण, के बीच कोण। आप क्या ध्यान रखिए, आप ध्यान रखिए जैसे हमें कोई ए दिया हो और ये कोई बी दिया हो तो ए और बी के बीच का कोण लिखूँ। देखो तुम्हें बताया ना मैंने कि ए और बी के बीच का कोण सुनाया था कि कॉस थीटा बराबर कितना, ए डॉट बी बटे परिमाण ए और परिमाण बी बताया था। तो वही चीज़ अब यहाँ आएगी। ठीक है ना, तो कैसे आएगी देखिए, हम मान लेते हैं कॉस कोण क्या है, कॉस अल्फा मान लेते हैं, तो वो हो जाएगा तुम्हारा इनका गुणा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट किससे, ए से, पता है ना, ए डॉट बी बटे परिमाण ए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी और परिमाण ए। ठीक है, इसको थोड़ा हल करिए तो बराबर यहाँ पे कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा कि ए डॉट ए हो ना, इसका डॉट हो जाएगा इन तीनों से, तो ए डॉट ए का मतलब परिमाण ए का वर्ग प्लस ए डॉट बी होगा, सही है ना, ए डॉट बी होगा और ए डॉट सी होगा बटे परिमाण में ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही परिमाण ए। तो देखिए ए डॉट बी और ए डॉट सी तो 0 है तुम्हारे, ये तो 0 हो गया,
परमाण ए किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर मान लीजिए, तो क्या बचेगा लैम्डा स्क्वायर बटे परमाण ऑफ ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी, और ये किसके बराबर है, परमाण ए लैम्डा के बराबर है, लैम्डा से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा लैम्डा बटे परमाण ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ठीक ऐसे ही जब आप ज्ञात करोगे सदिश कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी का सदिश बी के बीच कोण, जिसे आप कहते हैं कॉस बीटा। जब कॉस बीटा आप ज्ञात करने बैठोगे तो इसका और इसका अदिश गुणा, यानी कि ए डॉट बी करोगे ना, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी वेक्टर बटे इन दोनों का परिमाण, यानी कि परिमाण ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और इनटू परिमाण बी। तो जैसे मैंने ये सॉल्व किया है ऐसे ही आप ये सॉल्व करोगे, तो ये भी तुम्हारा बराबर आ जाएगा लैम्डा बटे परिमाण ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, तो ये और ये बराबर आए। ठीक ऐसे ही आप क्या करोगे कि सी के साथ में भी कोण ज्ञात करोगे। ठीक है ना, और वो देखोगे आप कि ये वाला कोण यानी कि कॉस अल्फ़ा और दूसरा ये वाला कोण जो कि कॉस बीटा है, और ऐसे तीसरा करोगे कॉस गामा, ये तो तीनों केस हो जाएंगे बराबर। यानी कि थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा कॉस अल्फ़ा बराबर कॉस बीटा और बराबर कॉस गामा। इसका मतलब कोसाइन हटा दीजिए तो बचेगा क्या, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा। तो यही आपको सिद्ध करना था कि बराबर झुका हुआ है, यानी कि बराबर कोण बना रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप करके देखिए और जो प्रॉब्लम आए तो बता देना। 15वां क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर परिमाण ए स्क्वायर प्लस परिमाण बी स्क्वायर यदि और केवल यदि ए बी लंबवत हैं। यह दिया हुआ है कि ए बराबर नहीं जीरो के और बी बराबर नहीं है जीरो के। तो देखो पहली बात ये इसमें यदि और केवल यदि दिया गया है, पहली बात तो ये है। इसका मतलब समझिए इसमें आपको सिद्ध करना है क्या कि ये बराबर होगा कब, जब ये दिया हो। समझ लीजिए ये क्या है तुम्हारे लिए एक एम्पायर का काम करेगा। ये कहता है कि यदि ये तुम्हें मिलेगा तो ये होगा और अगर ये है तो ये हो जाएगा। समझ लीजिए क्या है, यदि ऐसा है तो ऐसा होगा और यदि ऐसा है तो ऐसा होगा। ये कौन कहता है, यदि और केवल यदि। ये दोनों पार्ट हमें सिद्ध करने पड़ेंगे। ठीक है ना, एक को कहते हैं नेसेसरी कंडीशन, एक को कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन, है ना। चलिए तो नेसेसरी कंडीशन देख लेते हैं पहले। नेसेसरी अब भैया ये अंग्रेजी थोड़ी सी कमज़ोर है वो देख लीजिए, है ना। उसने कहा कि ये इसके बराबर होगा यदि ए बी के लंबवत है। यानी कि आपको पहले ही दिया है कि ए लंबवत है बी के, मतलब आपको दिया है कि ए डॉट बी बराबर किसके, जीरो के। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि ये राशि इसके बराबर सिद्ध करनी है। मतलब तो एल एच एस बराबर, एल एच एस क्या है, ए प्लस बी है डॉट ए प्लस बी, ये दिया है तो बराबर गुणा करिए। तो ए का गुणा करेंगे क्या होगा, ए डॉट ए यानी कि परिमाण ए का वर्ग। ठीक है, ए का गुणा करेंगे बी से तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक, इधर बी का करिए तो प्लस के बी डॉट ए और इधर क्या हो जाएगा बी डॉट बी, बी डॉट बी। ठीक है ना, मतलब परिमाण बी का स्क्वायर। तो ये पूरा बन जाएगा क्या कि परिमाण ए का वर्ग प्लस ये वाला, ये क्या है परिमाण बी का वर्ग प्लस ये क्या बन जाएगा 2a डॉट बी। क्लियर, 2a डॉट बी। अब उसने क्या कहा कि a डॉट बी क्या है, जीरो। ये क्या हो जाएगा जीरो। तो क्या बचेगा तुम्हारे पास में ये बचेगा कि a प्लस बी डॉट ए प्लस बी
बराबर, देखो परिमाण ए का वर्ग है ही प्लस परिमाण बी का वर्ग है ही, और ये कितना है 0। आप चाहते एक बार लाइन लिख करके 0 और उसके बाद में यही लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो एक भाग तो इसका ये सिद्ध हो गया। सेकंड में क्या है, सफिशिएंट कंडीशन में, सफिशिएंट कंडीशन में क्या करना होगा, अंग्रेजी देख लीजिएगा अपना। उसमें ये करना होगा कि ये हमें दिया होगा, ये दिया होगा, और तब जा करके हमें ए बी के लंबवत दिखाना है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर, इसकी सफिशिएंट कंडीशन यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना, दूसरे पेज पर। सफिशिएंट कंडीशन क्या है, देखिए हमें अब ये देखो हमने क्या किया, पहले ये हमें दिया हुआ था तब हमने ये सिद्ध किया, यानी कि ये दिया था तब ये सिद्ध किया था। अब ये दिया होगा और ये हमें सिद्ध करना है, मतलब a प्लस बी डॉट a प्लस बी है बराबर हमें दिया है परिमाण a का वर्ग प्लस परिमाण b का वर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, है ना, क्योंकि बच्चे फिर इसको आधा ही करके चले आते हैं और कहते हैं नंबर कट गए हमारे। तो वही नंबर ना कटे, इसके लिए आपको ये सावधानी बरतनी है कि अगर ये शब्द आ रहा है तो उसमें डबल काम करना पड़ता है। तो देखिए क्या है, ये दिया है और हमें सिद्ध करना है ए और बी लंबवत, यानी कि ए डॉट बी बराबर 0 सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो आप देखिए इसका मतलब क्या है, इनका गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो ए डॉट ए मतलब परिमाण ए का वर्ग प्लस ए का डॉट करेंगे बी से क्या हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए करेंगे तो क्या हो जाएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी मतलब परिमाण बी का स्क्वायर बराबर परिमाण ए का वर्ग प्लस परिमाण बी का वर्ग, ठीक है ना। तो परिमाण ए के वर्ग से परिमाण ए का वर्ग कट जाएगा, परिमाण बी के वर्ग से परिमाण बी का वर्ग कट जाएगा। क्या बचेगा, देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात है, तो कितना बचेगा 2a डॉट बी बराबर 0 के। तो या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा a डॉट बी बराबर 0, और आप क्या कह देंगे कि a लंबवत है b के, ठीक है ना। यही तुम्हें सिद्ध करना है। तो मैंने तुम्हारे लिए नेसेसरी कंडीशन यहाँ सिद्ध कर दी है और सफिशिएंट कंडीशन मैंने यहाँ सिद्ध कर दी, ठीक है ना। तो ये दोनों ही आप अपने पास में नोट कर लीजिएगा। अब चलिए आगे क्या है, ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। दोनों ही मैंने हालांकि इसमें लिए ही इम्पोर्टेंट हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या फिर थोड़ा सा अलग हैं वही लिए हैं, है ना। अब एक स्थिति तो आप इसकी ये समझिए कि हमसे सिलेबस में ये कहा गया था कि 3 सदिशों का अदिश गुणा इस सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 3 सदिशों का अदिश गुणा का रूप होता है अगर जैसे आपको 3 सदिश दिए हों ए बी और सी, इसमें 2 का सदिश गुणा हो रहा होता है और 1 का अदिश गुणा हो रहा होता है। इस स्थिति में यदि कोई सदिश होता है तो वो कहलाता है 3 सदिशों का अदिश गुणा, तो वो हमारे सिलेबस में है नहीं। लेकिन यहाँ की स्थिति क्या है कि ये मैच तो इसी से करता है, लेकिन हमारे जो अब तक हमने पढ़े हैं उससे भी ये मैच कर जाता है। क्वेश्चन बहुत बार ये आ जाता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है अगर कुछ बात समझ में आए तब, नहीं तो कठिन भी ज़्यादा हो जाएगा। कि आई डॉट जे क्रॉस के, यानी जे और के का सदिश गुणा, तुम्हें ध्यान है ना, मैंने एक ऐसे व्रत बनाया था, वहाँ एक जगह आई है, एक जगह जे है, एक जगह के है, तो ऐसे गुणा किया था ना कि जब आप आई और जे का गुणा करोगे तो के आएगा, जे और के का करोगे तो आई आएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जे और के का गुणा करें तो किसका बराबर आएगा, आई के बराबर, प्लस जे है ही डॉट आई और के का करेंगे तो आई और के का, देखो ध्यान दो ये क्या हुआ, बैक हो गया, सॉरी ये ऐसे चलेगा ना, सब ये ऐसे चलेगा। अब ये बैक हुआ है, उल्टा चला है, इसका मतलब क्या है कि ये माइनस जे के बराबर होगा, प्लस अब क्या है के कैप, तो के कैप डॉट आई जे के बाद कौन आएगा, के आएगा स्टूडेंट। देखिए आई डॉट आई का मतलब 1, फॉर्मूला पढ़ लीजिए 10.3 में पढ़ाया है। इधर जे डॉट जे 1, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 1,
प्लस के डॉट के भी कितना है 1, तो कितना उत्तर रह जाएगा 1, ये इसका आंसर। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। कहता है यदि दो सदस्यों ए और बी के बीच का कोण थीटा है तो ए डॉट बी बराबर परिमाण ए क्रॉस बी जब थीटा बराबर है, थीटा का मान हमें बताना है, ठीक है ना। कब? जब ए डॉट बी का परिमाण बराबर हो ए क्रॉस बी के परिमाण के। तो ध्यान दीजिए ये क्या है, परिमाण ऑफ ए डॉट बी। तो परिमाण ऑफ ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाण ए परिमाण बी और कॉस थीटा, पूरे का परिमाण हो गया बराबर इधर इसका परिमाण यानी कि परिमाण ए परिमाण बी साइन थीटा और एन कैप। तो इसके ऊपर परिमाण है ही, अदिश राशि है, परिमाण कोई काम करेगा नहीं। अगर नेगेटिव होता तो उसको पॉजिटिव कर देता केवल। तो परिमाण ए परिमाण बी और कॉस थीटा बराबर, इस पर भी काम नहीं करेगा ना, यहाँ काम करेगा। तो परिमाण ए परिमाण बी और साइन थीटा केवल इस पर काम करेगा। एन कैप क्या है, इकाई सदिश है। इकाई सदिश मतलब जिसका परिमाण 1 हो, तो परिमाण क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, है ना। लिख देता हूँ क्यों है ऐसा, क्योंकि परिमाण ऑफ एन कैप बराबर 1 के होता है। अच्छा, परिमाण ए से परिमाण ए गए, परिमाण बी से परिमाण बी गए, तो क्या बच जाएगा, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, या आप कहते हैं कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 1। तो यहाँ से मिल जाएगा कॉट थीटा बराबर कॉट पाई बाई 4। तो क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर पाई बाई 4। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रश्नावली 10 हमारी कंप्लीट हो चुकी है ना। इसमें हमने सदिश और अदिश के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ कर ली हैं। 11वीं प्रश्नावली के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप प्रश्नावली 10 को एक बार और पढ़ लें, कम से कम एक बार तो पढ़ ही लें। आप जितनी बार इसे पढ़ लोगे प्रश्नावली 10 को, उतनी ही ज़्यादा आसान तुम्हें प्रश्नावली 11 लगेगी, ठीक है ना। तो आप बहुत ज़्यादा पढ़िए, अभ्यास करिए, ठीक है। धीरे धीरे हम प्रश्नावली करा ही देंगे, 11, 12 और 13, है ना। और जो आवश्यकता तुम्हारी रहेगी वो सब कराते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये सब पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। धन्यवाद।